विवेक को अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड था। वो गलत तरीके से बिजनेस कर रहा था। ये बात एक दिन उसके ऑफिस में गार्ड को पता लग गई। उसने कहा वो पुलिस को बता देगा। इसीलिए विवेक ने उसकी हत्या करवा दी। धीरे धीरे समय गुजरा और विवेक के गलत काम की वजह से किसी ने उसके 15 साल के बेटे रोहन को मार दिया। बेटे के मर जाने से उसकी पत्नी कल्याणी पागल हो गई। विवेक भी अब ठीक हो गया। उसने सारे गलत काम छोड़ दिए। आज 5 साल बाद विवेक के ऑफिस में रामलाल को ढूंढते हुए एक औरत आई जो रामलाल की। वो पिछले 5 साल से उसका इंतजार कर रही थी। जब वो नहीं आया तो वो उसके ऑफिस आ गई। विवेक ने जब उसको इस हाल में देखा तो वो हैरान रह गया और उसे याद आया कि उसने तो उसकी हत्या करवा दी थी। विवेक कपूर का नाम उस शहर में ऐसा था जिसे सुनकर लोग डरते भी थे और सलाम भी ठोकते थे। दौलत उसके कदम चूमती थी। गाड़ियां उसके काफिले में ऐसे भागती थी जैसे राजा महाराजा निकल रहे हों। लेकिन उस दौलत के पीछे का सच था बेईमानी, धोखा और खून के छींटे। उसे अपनी अमीरी पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। पैसा ही ताकत है, पैसा ही भगवान है, यही उसकी सोच थी। लेकिन एक रात उसकी इस सोच ने एक निर्दोष की जान ले ली। उसके ऑफिस का गार्ड रामलाल, जिसने विवेक की काली करतूत देख ली थी। गार्ड ने उसे चेताया था, साहब ये रास्ता ठीक नहीं है, अगर आपने सुधारा नहीं तो मैं पुलिस में सब बता दूंगा। विवेक के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। रामलाल, तू जानता नहीं मेरे खिलाफ बोलने वालों का अंजाम क्या होता है। और सचमुच अगले ही दिन अखबार में खबर आई, सड़क हादसे में हुई गार्ड की मौत। पर असल में वो हादसा नहीं, विवेक की साजिश थी। शहर की सबसे ऊंची इमारत पर चमकता हुआ नाम पट्ट था, कपूर इंडस्ट्रीज। ये नाम लोगों के लिए सफलता और ताकत की पहचान था। लेकिन इस नाम के पीछे छुपा था गैर कानूनी व्यापार, बेईमानी और न जाने कितने मासूम लोगों का खून पसीना। इस पूरे साम्राज्य का मालिक था विवेक कपूर। विवेक की गिनती शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में होती थी। उसकी लाइफ स्टाइल देख लोग हैरान रह जाते। शानदार बंगला, विदेशों की सैर, महंगी गाड़ियां, हर वक्त उसके चारों ओर घूमते नौकर चाकर। लेकिन ये सब उसने मेहनत से नहीं बल्कि लालच और गलत तरीकों से हासिल किया था। विवेक को पैसों का ऐसा नशा चढ़ चुका था, वो खुद को भगवान समझने लगा था। किसी को मदद चाहिए तो भी उसका भाव पहले देखो, इससे मुझे क्या फायदा होगा। अगर कोई मजदूर हक की आवाज उठाता तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता। उसके ऑफिस में हर कोई डर डर कर काम करता था। वहां नौकरी करना मतलब पैसा तो मिलना, पर आत्मा को हर रोज कुचलना। विवेक के ऑफिस का एक गार्ड था रामलाल, उम्र 50 के ऊपर, पर चेहरे पर ईमानदारी की चमक। उसकी आंखों में सच्चाई और होठों पर हमेशा नम्रता रहती थी। रामलाल लंबे समय से ऑफिस में काम कर रहा था। वो अक्सर विवेक को समझाने की कोशिश करता, साहब पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दूसरों की दुआओं से भी इंसान बड़ा बनता है। लेकिन विवेक को ये बातें ताने जैसी लगती थी। एक दिन रामलाल ने विवेक की एक गुप्त मीटिंग देख ली जहां वो नकली दवाइयों का सौदा कर रहा था। करोड़ों की दवाइयां जो बाजार में गरीबों की जिंदगी खतरे में डालने वाली थी। रामलाल ने हिम्मत दिखाई। वो सीधा विवेक के कैबिन में पहुंचा और बोला, साहब ये काम बंद कर दीजिए, ये इंसानियत के खिलाफ है। अगर आपने खुद नहीं रोका तो मुझे मजबूरन पुलिस को बताना पड़ेगा। विवेक का चेहरा सुर्ख हो गया। रामलाल, तू एक मामूली चौकीदार है और मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तू जानता नहीं मेरे पास कितनी ताकत है। पुलिस, मंत्री, अफसर सब मेरी जेब में है। रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, साहब ताकत पैसा नहीं होती, ताकत सच और दुआओं में होती है। गलत काम का अंत बुरा ही होता है। ये शब्द विवेक के अहंकार को चीर गए थे। उसने उसी रात अपने गुंडों को आदेश दे दिया, कल सुबह अखबार में बस यही खबर होनी चाहिए, गार्ड की सड़क हादसे में हुई मौत, बाकी मैं देख लूंगा। अगले ही दिन खबर फैल गई, कपूर इंडस्ट्रीज का गार्ड सड़क हादसे में मारा गया। ऑफिस में कुछ लोगों ने अफसोस जताया और कुछ ने चुप्पी साध ली। लेकिन विवेक के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उसने अपने दोस्त से कहा, एक कीड़े की वजह से मैं अपना बिजनेस नहीं डूबने दूंगा। जिसे जीना है उसे मेरी शर्तों पर जीना होगा। घर लौटकर विवेक अपने बेटे रोहन
और पत्नी कल्याणी से मिला। रोहन 15 साल का था, पढ़ाई में तेज और दिल का साफ। उसकी आंखों में हमेशा सपने होते थे। पापा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन ईमानदारी से। विवेक हंस पड़ता। ईमानदारी? बेटा, ईमानदारी से सिर्फ भूख मिलती है। पैसा चाहिए तो चालाक बनना पड़ता है। कल्याणी हमेशा अपने बेटे का साथ देती। नहीं रोहन, तू सच की राह पर ही चलेगा। गलत रास्ता आसान होता है पर मंजिल बर्बादी की होती है। विवेक को ये बातें सुनकर खीज होती, लेकिन वो टाल देता। वक्त गुजरता गया। विवेक का साम्राज्य और बड़ा होता गया। लोग उसके नाम से डरने लगे, लेकिन वही डर एक दिन उसके घर तक पहुंच गया। उसके दुश्मनों की गिनती बढ़ने लगी। जो लोग उसके गलत धंधों से बर्बाद हुए थे, उनमें से कई बदला लेने की आग में जल रहे थे। विवेक को लगा कि उसने सब पर काबू पा लिया, पर किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा था। शाम का समय था। विवेक अपने आलीशान ड्राइंग रूम में बैठा, विदेशी शराब का ग्लास हाथ में लिए अखबार पढ़ रहा था। सामने सोफे पर उसका बेटा रोहन किताब खोले बैठा था। रोहन की आंखों में हमेशा नए सपनों की चमक रहती। पापा, उसने किताब बंद करते हुए कहा, आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी कंपनी में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलें तो कितनों का भविष्य बदल जाएगा? विवेक ने अखबार से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। बेटा, बिजनेस का मतलब है मुनाफा। स्कूल खोलने से जेब खाली होगी, समझे? रोहन ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन पापा, पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता। अगर दूसरों की दुआएं मिले तो उससे बड़ी दौलत कोई नहीं। ये सुनकर विवेक के चेहरे पर वही चिढ़ भरी मुस्कान आ गई। तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, आदर्शों की बातें करता रहता है। ये दुनिया उतनी सीधी नहीं जितना तू सोचता है। कल्याणी रसोई से बाहर आई और बेटे के कंधे पर हाथ रखा। रोहन, तू अपनी सोच मत बदलना। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन वही सुकून देती है। विवेक ने गुस्से से कहा, बस करो तुम दोनों। मेरी कंपनी कैसे चलानी है ये मैं जानता हूँ। बच्चे को गलत सपने मत दिखाओ। रोहन चुप हो गया, पर उसकी आंखों में दृढ़ता और बढ़ गई। शहर में विवेक के दुश्मनों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही थी। जिनका घर उजड़ा था, जिनके बच्चे नकली दवाइयों से मर गए थे, जिनके कारोबार दबा दिए गए थे, सबके दिलों में आग जल रही थी। विवेक के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रघुबीर सिंह को मौका मिला। रघुबीर ने अपने साथियों से कहा, विवेक ने हमारे परिवार को बर्बाद किया, अब उसे उसी के घर से चोट पहुंचाओ। उसके बेटे रोहन को खत्म कर दो। वही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। साजिश का जाल बुन दिया गया। उस रात रोहन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर घर लौट रहा था। सड़क पर अचानक काली गाड़ी आई और उसके सामने आकर रुकी। 4 नकाबपोश आदमी उतरे और जबरन रोहन को गाड़ी में खींच लिया। दोस्तों ने शोर मचाया, पर गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। घर में जब खबर पहुंची तो विवेक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। मेरे बेटे को ढूंढो, अगर उसे कुछ हुआ तो शहर की हर दीवार गिरा दूंगा। पुलिस हरकत में आई, लेकिन विवेक भी जानता था उसके गलत कामों ने इतने दुश्मन बनाए हैं कि किसी पर भी शक तक नहीं किया जा सकता। सुबह का सूरज जैसे विवेक के लिए काला साबित हुआ। पुलिस का फोन आया, माफ कीजिए, हमें आपके बेटे की लाश मिली है। विवेक का पूरा शरीर सन्न रह गया। उसकी सांस जैसे वहीं रुक गई। कल्याणी चीख मारकर बेहोश हो गई। रोहन की लाश देखकर विवेक का दिल पत्थर से भी भारी हो गया। चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। विवेक ने पहली बार महसूस किया कि दौलत ताकत सब बेकार है। जो दौलत उसने इकट्ठी की, वो उसके बेटे की सांसें भी नहीं खरीद सकी। रोहन के अंतिम संस्कार के बाद कल्याणी का मानसिक संतुलन टूट गया। वो हर कमरे में बेटे को ढूंढने लगी। कभी खिलौनों से बातें करती, कभी खाली प्लेट में खाना परोसकर रोहन को पुकारती। रोहन बेटा, देखो तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, आओ जल्दी से खा लो। विवेक उसे रोकने की कोशिश करता, पर कल्याणी की आंखों में पागलपन उतर चुका था। वो हर वक्त घर के आंगन में बैठकर दरवाजे की ओर देखती। मेरा रोहन आएगा, वो जरूर आएगा। विवेक टूट चुका था, बाहर से बड़ा बिजनेसमैन, पर अंदर से एक लाचार बाप और बेबस पति। रातों की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो गई। वो अंधेरे में बैठा रोहन की तस्वीर देखता, अपने आप से पूछता, क्या मैं ही उसका कातिल हूँ?
अगर मैंने इतने दुश्मन ना बनाए होते तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। उसके दिमाग में बार बार रामलाल की आवाज गूंजती, गलत काम का अंत बुरा ही होता है। उस दिन पहली बार विवेक कपूर की आंखों से सच्चे पछतावे के आंसू बहे। उसने शराब की बोतल दीवार पर दे मारी और खुद से वादा किया, अब बस, अब मैं एक एक गलत काम छोड़ दूंगा, चाहे मेरी सारी दौलत चली जाए, पर मैं अपने बेटे की याद में इंसानियत का रास्ता अपनाऊंगा। रोहन की चिता की राख अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई थी कि विवेक का दिल जैसे अंदर से जल रहा था। एक दिन था जब वो अपनी दौलत गिनता था और वही दौलत आज उसे रोहन की मुस्कान तक नहीं लौटा पा रही थी। वो अक्सर अपने घर की छत पर खड़ा होकर आसमान की ओर देखता। भगवान, अगर तुझे लेना ही था तो मुझे ले लेता। मेरे कर्मों की सजा मेरे बेटे को क्यों दी? मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीना? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ हवा की सरसराहट और कल्याणी के पागलपन की चीखें ही सुनाई देती। विवेक का हर गलत काम अब उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगा। रामलाल की मौत, लोगों से छीना गया हक, नकली दवाओं से मरे बच्चे, हर चीख अब उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगती। वो रात को नींद में चौंक कर उठ जाता और पसीने में भीगा हुआ चिल्लाता, रोहन मत जाओ बेटा। पर रोहन कभी लौट कर नहीं आता। एक रात विवेक ने शराब की बोतल हाथ में ली, पर इस बार वो नशे के लिए नहीं बल्कि अंत करने के लिए। उसने बोतल दीवार पर फेंक कर चूर चूर कर दी और खुद से कहा, पहला गुनाह शराब, अब कभी नहीं छूंगा इसे। उसके बाद उसने अपनी अलमारी में रखी सभी महंगी शराबें नौकरों से उठवाकर नाले में फिकवा दी। वो दिन उसके लिए नए जीवन की पहली सीढ़ी थी। कुछ दिनों बाद विवेक शहर के एक पुराने अनाथालय पहुंचा। वहां बच्चे फटे कपड़ों में मिट्टी में खेल रहे थे, लेकिन उनकी मासूमियत थी आंखों में। विवेक को रोहन की याद आ गई। वो बच्चों के पास बैठा और उनसे बातें करने लगा। एक बच्चा उसकी गोद में आकर बोला, अंकल, क्या आप हमें रंगीन पेंसिल ला दोगे? हमें चित्र बनाना है। विवेक की आंखें भर आई। हाँ बेटा, अब से तुम्हें जो भी चाहिए सब मिलेगा। उसने उसी दिन अनाथालय को लाखों रुपए दान दिए, बच्चों के लिए नए कपड़े, किताबें और खाना भेजा। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि वही विवेक कपूर जो कभी गरीबों की आवाज दबाता था, आज उनके आंसू पोंछ रहा है। धीरे धीरे विवेक ने अपनी कंपनी के सारे गलत धंधे बंद कर दिए। नकली दवाइयों का कारोबार हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। उसने मजदूरों के लिए नया नियम बनाया। अब से कोई मजदूर बेइज्जती नहीं सहेगा। उन्हें पूरी तनख्वाह और पूरा सम्मान मिलेगा। ऑफिस के लोग हैरान थे। एक कर्मचारी बोला, साहब, ये बदलाव कैसे? विवेक ने सिर्फ इतना कहा, अब मैं अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए जी रहा हूँ। कल्याणी अब भी अपने बेटे की याद में पागलपन के साये में जी रही थी। कभी हंसती, कभी अचानक रोने लगती, कभी खाली कमरे से बातें करने लगती। विवेक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कल्याणी, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, शायद उसी की सजा हमें मिल रही है, लेकिन अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे दर्द को कम करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। उसने कल्याणी को अच्छे डॉक्टरों से इलाज दिलाना शुरू किया। वो रोज उसके साथ बैठकर बातें करता, उसे घुमाने ले जाता। धीरे धीरे कल्याणी के चेहरे पर थोड़ी शांति आने लगी। हालांकि वो पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी। विवेक की नई छवि धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। जो लोग पहले उससे नफरत करते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। अखबारों में खबर छपने लगी। विवेक कपूर सेवा की ओर गांव-गांव में उसने स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए। वो खुद बच्चों के बीच बैठकर उनको खाना खिलाता। लोग कहते, ये वही विवेक है जिसने कभी गरीबों का खून पिया था। आज तो ये गरीबों का भगवान बन गया है। विवेक हर बार रोहन की तस्वीर देखकर कहता, बेटा देख, तेरा पापा अब वही कर रहा है जो तू चाहता था। समय के साथ विवेक ने अपने गुनाहों की क्षतिपूर्ति करने की भरसक कोशिश की, लेकिन अंदर का दर्द अब भी कम नहीं हुआ था। रोहन की याद उसे हर रात रुलाती। कल्याणी का मानसिक स्वास्थ्य पहले से कुछ बेहतर हुआ। अब वो दिन में कभी कभी घर के कामकाज में भी हाथ बटाने लगी थी, पर रात को अक्सर दरवाजे की ओर देखती और कहती, मेरा रोहन आएगा, मैं जानती हूँ वो आएगा। विवेक हर बार चुपचाप उसकी आंखों से आंसू पोंछ देता।
5 साल गुजर चुके थे। विवेक का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। शहर में उसकी पहचान अब क्रूर व्यापारी नहीं, बल्कि सेवाभावी समाजसेवी के रूप में होने लगी थी। हर सुबह वो मंदिर जाता, फिर किसी अनाथालय या स्कूल में बच्चों के साथ समय बिताता। लोग उसकी ओर इज्जत से देखते थे, लेकिन विवेक का दिल जानता था उसका अतीत अब भी उसके पीछे खड़ा है। एक दोपहर उसका सेक्रेटरी कमरे में घबराते हुए आया। साहब, एक औरत बाहर खड़ी है, कहती है वो आपसे मिलना चाहती है। 5 साल से अपने बेटे को ढूंढ रही है, उसी बारे में बात करनी है। विवेक चौंका। 5 साल से अपने बेटे को ढूंढ रही है। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसे अंदर भेजो। दरवाजा खुला और एक औरत धीरे धीरे अंदर आई। उसकी सूरत थकी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी, कपड़े पुराने और फीके, पर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चिंगारी जल रही थी। वो आकर कुर्सी पर बैठ गई और कांपते स्वर में बोली, साहब, मेरा नाम अनुपमा है। 5 साल पहले मेरा बेटा रामलाल अचानक गायब हो गया। मैं गांव में रहती हूँ। रोज मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा लौट आए। लोगों ने कहा शायद शहर में आ गया हो, तो मैं यहाँ तक पहुँच गई। रामलाल का नाम सुनते ही विवेक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके कानों में अपने बेटे की चीखें गूंजने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये औरत किसी रामलाल की माँ है। कहीं ये वही रामलाल तो नहीं जिसे मैंने अपने गुंडों से मरवाया था। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। कुर्सी की पकड़ कसते हुए उसने किसी तरह खुद को संभाला। अनुपमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, साहब, मैंने सुना है आप बहुत नेक आदमी हैं। लोग कहते हैं आप गरीबों की मदद करते हैं। कृपया मेरा बेटा ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं हर रोज दरवाजे पर बैठी रहती हूँ कि मेरा रामलाल आएगा, पर वो नहीं आया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विवेक के दिल में तूफान मच गया। उसे याद आने लगा 5 साल पहले जब उसने रघुवीर से दुश्मनी निभाई थी। मेरे गुंडों ने उसके बेटे रामलाल को पकड़कर मार डाला था, और उस हत्या के पीछे विवेक का ही आदेश था। आज वही माँ उसके सामने खड़ी थी, वो माँ जो 5 साल से अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। विवेक के भीतर से आवाज आई, तू कातिल है, तूने उसका बेटा छीना है। अब तू कैसे मुंह छिपाएगा? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अनुपमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। साहब, आप रो रहे हैं। क्या आपको मेरे बेटे के बारे में कुछ पता है? विवेक कुछ बोल नहीं पाया, उसके होंठ सूख गए। उसने पानी का ग्लास उठाया, पर हाथ कांपते रहे। वो सच बताना चाहता था, पर जानता था अगर उसने सच्चाई खोल दी तो ये माँ उसी क्षण मर जाएगी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं इस औरत को उसका बेटा तो नहीं लौटा सकता, लेकिन अब मैं खुद उसका बेटा बनकर उसका सहारा बनूंगा। वो धीरे से बोला, माँ जी, मैं नहीं जानता आपका रामलाल कहाँ है, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब से मैं ही आपका बेटा हूँ। आप मुझे अपना रामलाल समझ लीजिए। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, तू सच में मेरी मदद करेगा? विवेक ने उसके पैरों को छू लिया और बोला, हाँ माँ, कसम है मुझे अपने रामलाल की आत्मा की। मैं आपको कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। कुछ दिनों बाद अनुपमा विवेक के घर आ गई। कल्याणी ने पहले उसे अजनबी समझकर सवाल किए, पर जब सुना कि वो भी अपने बेटे को खो चुकी माँ है, तो उसका दिल पिघल गया। दोनों औरतें साथ बैठती और अपने बेटों की बातें करती। कभी अनुपमा कल्याणी को संभालती, तो कभी कल्याणी उसे। धीरे धीरे घर में मातृत्व की एक नई धारा बहने लगी। अनुपमा अब विवेक को सच में बेटे की तरह मानने लगी। वो उसके लिए खाना बनाती, उसकी चिंता करती और कहती, बेटा, तू थक जाता है इतना काम करके, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। विवेक की आंखों से आंसू बह पड़ते, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के भी होते। अनुपमा अब विवेक के घर का हिस्सा बन चुकी थी। वो सुबह उठकर मंदिर में दीपक जलाती, घर के आंगन को धोकर गंगा जल छिड़कती और विवेक को आशीर्वाद देती। बेटा, तेरे कदम जहाँ भी पड़े वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। विवेक हर बार सिर झुकाकर ये आशीर्वाद लेता। उसके दिल में दर्द तो था, लेकिन अनुपमा के प्यार ने उस दर्द पर मरहम लगा दिया था। वो अक्सर खुद से कहता, भगवान ने मुझसे मेरा बेटा छीना, लेकिन शायद उसी का भेजा हुआ ये अवसर है कि मैं किसी और माँ का बेटा बनकर
उसकी सेवा करूं। कल्याणी, जो अब तक अपने बेटे के गम में खोई रहती थी, अनुपमा की मौजूदगी से धीरे धीरे बदलने लगी। दोनों औरतें अक्सर बरामदे में बैठकर एक दूसरे से अपने दिल की बातें करती। अनुपमा कहती, बहन, दुख को सीने में दबाने से इंसान टूट जाता है, हमें यादों को आशीर्वाद बना लेना चाहिए। कल्याणी की आंखें नम हो जाती, पर मन को थोड़ी शांति मिलती। वो कभी कभी अनुपमा के हाथ पकड़कर कहती, तुम मेरे लिए बहन से बढ़कर हो, शायद भगवान ने तुम्हें भेजा है हमें संभालने। धीरे धीरे कल्याणी का पागलपन कम होने लगा। वो फिर से घर के काम करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। जब कभी मुस्कुराकर विवेक को खाना परोसती तो विवेक की आंखें भर आती। विवेक ने अपने प्रायश्चित को और बड़ा रूप दिया। उसने रोहन ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाई, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजगार के लिए काम दिया जाता। हर गांव में उसने स्कूल और अस्पताल खुलवाए। लोग कहते, पहले ये आदमी लोगों को तबाह करता था, अब लोगों को जीवन दे रहा है। एक बार गांव की औरतें अनुपमा के पास आई और बोली, माई, आपका बेटा तो सचमुच भगवान का रूप है, वो गरीबों के लिए भगवान ही है। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, देख मेरे बेटे, तू तो नहीं आया, पर इस विवेक ने तेरी कमी पूरी कर दी। फिर भी विवेक के दिल में अपराध बोध जिंदा था। रात को जब सब सो जाते, वो छत पर जाकर तारों की ओर देखता और कहता, रोहन बेटा, तेरे कातिल के रूप में मैं खुद को ही देखता हूँ, पर विश्वास कर, तेरे नाम को रोशन करने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक इंसानियत की सेवा करूंगा। वो अपने हर काम को रोहन की आत्मा को समर्पित करता। अब विवेक, कल्याणी और अनुपमा तीनों एक परिवार की तरह रहने लगे। कल्याणी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। अनुपमा ने घर को माँ की तरह संभाल लिया और विवेक ने बेटे की तरह उनका सहारा बनना अपना धर्म बना लिया। घर में अब पहले जैसी चुप्पी नहीं थी। अनुपमा की ममता और कल्याणी की मुस्कान ने उस हवेली को फिर से घर बना दिया। 5 साल बाद पहली बार विवेक के घर में रंगों का त्योहार मनाने की तैयारी हुई। आंगन में गुलाल की थालियां सजी थी, पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। विवेक ने गुलाल उठाकर अनुपमा के चरणों में लगाया। माँ, आज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा इंसानियत की राह पर चलूं। अनुपमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज से तू सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इस समाज का भी बेटा है। कल्याणी ने भी विवेक के माथे पर रंग लगाया और बोली, आज मुझे लगता है कि हमारे घर में सचमुच रोहन लौट आया है। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर पहली बार संतोष की मुस्कान थी। बच्चों का झुंड आया और सब पर गुलाल उड़ाने लगा। विवेक, अनुपमा और कल्याणी तीनों एक दूसरे पर रंग डालते हुए हंस पड़े। आंगन गूंज उठा, बुरा न मानो होली है। और उसी हंसी में विवेक का सारा बोझ जैसे हल्का हो गया। उसने महसूस किया, पश्चाताप ने उसे तोड़ने के बजाय नया जीवन दिया है। अब विवेक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहां लोग उसे लालच और धोखाधड़ी के नाम से जानते थे, अब वहीं हर गली, हर मोहल्ले में उसका नाम सेवक विवेक बन गया था। वो हर रोज गरीब बच्चों के स्कूल जाता, उनकी पढ़ाई के लिए किताबें बांटता, अनाथ आश्रमों में जाकर बच्चों को गले लगाता, बीमार बूढ़ों को अस्पताल पहुंचाने के लिए खुद गाड़ी चलाता। अनुपमा जब ये सब देखती तो गर्व से उसकी आंखें भर आती। वो अक्सर कहती, बेटा, तूने रोहन का नाम रोशन कर दिया। लेकिन समाज का हर व्यक्ति उसके बदले हुए रूप को स्वीकार नहीं कर पाया। कई लोग कहते, ये सब दिखावा है। पहले लोगों का खून चूसकर अमीर बना, अब दिखावे के लिए दानवीर बन रहा है। कुछ पुराने व्यापारी, जिन्हें कभी विवेक ने छल से हराया था, अब उसके खिलाफ जहर उगलने लगे। ये आदमी अच्छा नहीं हो सकता, ये सिर्फ अपने गुनाह ढक रहा है। विवेक चुपचाप सब सुनता, कभी उत्तर नहीं देता। उसका बस एक ही जवाब था, समय ही बताएगा कि मेरा इरादा सच्चा है या झूठा। कल्याणी भले ही धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन कभी कभी बेटे की याद में उसकी हालत बिगड़ जाती। रात को अचानक उठकर रोने लगती, रोहन मेरा बच्चा कहाँ है, तू क्यों मुझे छोड़कर चला गया। अनुपमा उसके पास जाकर उसका माथा सहलाती और कहती, बहन, रोहन अब भी यही है, विवेक ही तो है रोहन, देखना तेरी सेवा करता है। कल्याणी धीरे धीरे अनुपमा की गोद में सिर रखकर सो जाती। विवेक दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुनता और आंसुओं में भीग जाता।
वो ठान लेता जब तक मेरी सांस है मैं कल्याणी और अनुपमा दोनों का सहारा बनूंगा। एक दिन पुराने दुश्मन महेश और राकेश, जो कभी विवेक के बिजनेस पार्टनर रहे थे, शहर में अफवाह फैलाने लगे। उन्होंने कहा विवेक ने अनुपमा नाम की औरत को अपने घर लाकर बैठा लिया है। दरअसल ये औरत उसकी गलत कमाई छिपाने का बहाना है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने यहाँ तक कह दिया अनुपमा माई गरीब थी, विवेक ने उसे खरीद लिया। ये सुनकर अनुपमा का दिल टूट गया। वो विवेक से बोली, बेटा मेरे कारण तेरा नाम बदनाम हो रहा है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। विवेक ने तुरंत उनके पैरों में सिर रख दिया और कहा, माँ अगर आप चली गई तो मेरी जिंदगी फिर से अंधेरी हो जाएगी। लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं, मैं जानता हूँ कि आप मेरी माँ हैं। कल्याणी भी रो पड़ी और अनुपमा को गले लगाकर बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी बहन, ये घर अब तुम्हारा भी है। इसी बीच शहर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव में एक महामारी फैल गई। बच्चों और बूढ़ों में बीमारी ने कहर मचा दिया। सरकार की मदद पहुंचने में देर हो रही थी। तब विवेक ने आगे आकर अपनी पूरी धन दौलत को इस काम में झोंक दिया। उसने ट्रकों में दवाइयां भिजवाई, अपने गेस्ट हाउस को अस्पताल में बदल दिया और खुद बीमारों की सेवा करने लगा। अनुपमा और कल्याणी भी उसके साथ खड़ी रहीं। कल्याणी ने बीमार बच्चों को खाना खिलाया, अनुपमा ने रात दिन सबकी देखभाल की। लोगों ने पहली बार देखा कि विवेक सिर्फ नाम का नहीं सचमुच का सेवक है। कुछ हफ्तों बाद महामारी थम गई। गांव के लोग विवेक के घर आए और उसके चरणों में गिरकर बोले, आपने हमें बचा लिया, अब से आप हमारे लिए आप रोहन बाबू हैं। ये सुनकर अनुपमा और कल्याणी दोनों की आंखें छलक उठी। अनुपमा बोली, देखो तेरे बेटे का नाम कैसे अमर हो गया। विवेक का दिल भीग गया। उसने सोचा शायद भगवान ने मुझे इस दिन के लिए जिंदा रखा था। रात को विवेक छत पर गया और तारों को ओर देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, रोहन बेटा आज मैंने तेरे नाम को सच्चा कर दिखाया, तू चाहे जहां भी हो मुझे माफ कर देना। उस रात पहली बार विवेक ने चैन की नींद ली। महामारी थम चुकी थी। गांव और शहर दोनों जगह अब विवेक का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। लेकिन जितना प्यार मिला उतनी ही ईर्ष्या भी। पुराने दुश्मन महेश और राकेश चुप नहीं बैठे। उन्होंने सोचा अगर विवेक ऐसे ही जनता का हीरो बनता रहा तो हमारी चालाकियां और काले धंधे उजागर हो जाएंगे। हमें इसे गिराना ही होगा। महेश ने अखबारों में झूठी खबर छपवा दी, विवेक का दिखावा। असली गुनहगार वही है जिसने सालों पहले गार्ड और अपने बेटे की हत्या करवाई थी। पूरा शहर हिल गया। लोगों के बीच फिर से फुसफुसाहट होने लगी। क्या सच में विवेक ने अपने बेटे और गार्ड को मरवाया था? तो फिर जो औरत अनुपमा कहला रही है, उसका असली सच क्या है? ये सुनकर विवेक का दिल कांप उठा। जिस सच को वो अपने अंदर दबाए हुए था, वही अब लोगों के सामने आने वाला था। अनुपमा ने अखबार पढ़ा और विवेक से सीधे सवाल किया, विवेक ये सब क्या है? क्या सच में मेरे रामलाल को तूने ही मुझसे छीना था? विवेक के पास अब झूठ बोलने की ताकत नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अनुपमा के चरणों में गिर गया और बोला, हाँ माँ ये सच है, मैंने अपने गुनाहों की आग में तुम्हारा बेटा भी खो दिया। मेरी वजह से तुम्हारी गोद उजड़ गई। अनुपमा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसका दिल फिर से टूट गया। वो जमीन पर गिरकर बस यही कहती रही, हे भगवान ये कैसा खेल खेला तूने। कल्याणी ने अनुपमा को गले लगाकर कहा, बहन अब अतीत को बदल नहीं सकते। विवेक ने गलती की थी, लेकिन पिछले 5 साल से वो बेटे की तरह आपका सहारा बना हुआ है। अगर तुम इसे छोड़ दोगी तो फिर किसका सहारा रहेगा? अनुपमा का मन बिखर चुका था, मगर कल्याणी के शब्दों ने उसे संभाला। उसने विवेक की ओर देखा और बोली, अगर तू सच में मेरे बेटे का प्रायश्चित करना चाहता है तो अब आखिरी सांस तक मेरा बेटा बनकर साथ निभा, तभी शायद मैं तुझे माफ कर पाऊं। विवेक रो पड़ा और उसके पैरों में सिर रख दिया। इसी बीच महेश और राकेश ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस विवेक को पकड़ने आ गई। पूरा शहर देखने लगा, क्या दानवीर विवेक अब जेल जाएगा? लेकिन जैसे ही पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार करने की कोशिश की, सैकड़ों गांव वाले सामने खड़े हो गए। सबने कहा, अगर विवेक को ले जाना है तो हमें भी जेल ले जाओ, इसने हमारी जान बचाई है।
ये गुनहगार नहीं, हमारा मसीहा है। पुलिस हैरान रह गई। अदालत ने जांच के आदेश दिए। लंबी सुनवाई चली। विवेक ने खुद अदालत में खड़े होकर कहा, हाँ, मैंने अतीत में गुनाह किए थे, लेकिन पिछले 5 साल से मैंने वही किया है जो इंसानियत कहती है। अगर मुझे सजा मिलनी है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी मां अनुपमा और कल्याणी को मत रुलाइए। ये सुनकर अदालत भी भावुक हो गई। जज ने कहा, कानून गुनाह को माफ नहीं करता, लेकिन इंसान को बदलने का अधिकार देता है। चूंकि सबूत अधूरे हैं और समाज ने तुम्हें अपना सेवक मान लिया है, इसीलिए तुम्हें जेल नहीं बल्कि सेवा का आदेश दिया जाता है। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। अनुपमा और कल्याणी की आंखों से बरसों बाद सुकून के आंसू बहे। उस रात अनुपमा ने विवेक को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा, अब से तू ही मेरा रामलाल है। मैं तुझे दिल से अपना मान चुकी हूँ। अतीत का बोझ अब मेरे दिल से उतर गया है। विवेक ने उसके पैरों को चूम लिया और कहा, माँ, आज मेरा जन्म दोबारा हुआ है। कल्याणी ने विवेक और अनुपमा को देख मुस्कुरा कर कहा, मेरा सपना अब पूरा हो गया। मेरा रोहन चला गया था, पर आज उसने तेरे रूप में नया जन्म लिया है। तीनों ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाया। ये पल इतना पवित्र था मानो भगवान खुद आकर उन्हें आशीर्वाद दे गए हों। आंसू और दर्द के बाद इस साल गांव में पहली बार असली रंगों वाली होली आने वाली थी। पूरा गांव उमंग से झूम रहा था। गली गली में ढोल बज रहे थे, बच्चे गुलाल लेकर दौड़ रहे थे। लेकिन विवेक, अनुपमा और कल्याणी के मन में एक डर भी था। क्या हमारे दिल के घाव सचमुच आज भर पाएंगे? होली की सुबह विवेक ने सबसे पहले अपने घर के आंगन को सजाया। उसने रंगों की थाली निकाली और दोनों के सामने जाकर बोला, माँ, आज मेरा मन रोहन को बहुत याद कर रहा है। मैं वादा करता हूँ, अब कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अनुपमा की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से रंग उठाकर विवेक के माथे पर लगाया और बोली, बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। कल्याणी भी रो पड़ी और बोली, भगवान ने मेरा खोया बेटा मुझे फिर से लौटा दिया। गांव वाले भी विवेक के घर आ गए। सबने मिलकर कहा, इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि इंसानियत और क्षमा की होली होगी। ढोल बज उठा। बच्चे दौड़ते हुए आए और विवेक पर रंग डालने लगे। विवेक हंसते हंसते बोला, आज सच में लगता है मैं फिर से जी उठा हूँ। कल्याणी, जो बरसों से पागलपन और दर्द के अंधेरे में डूबी थी, पहली बार मुस्कुरा रही थी। उसने हाथों में गुलाल लिया और विवेक के गालों पर लगा दिया। उसकी हंसी में इतना सुकून था कि सबकी आंखें नम हो गई। वो बोली, आज मेरे रोहन की आत्मा भी इन रंगों में हमारे साथ है। वो देख रहा है कि उसकी माँ अकेली नहीं रही। विवेक, अनुपमा और कल्याणी ने एक दूसरे को गले लगाया। आसमान में अबीर गुलाल उड़ रहा था। बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। ढोल और गीतों के बीच ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव एक परिवार बन गया हो। विवेक ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से मेरी जिंदगी सिर्फ सेवा और प्रेम के लिए है। अतीत की हर गलती को मैं रंगों में डुबोकर मिटा देना चाहता हूँ। अब मैं किसी का बेटा ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का बेटा हूँ। गांव वालों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। हर कोई उसके पास आया और रंग लगाकर बोला, बेटा, तूने सच में हम सबको जीत लिया है। शाम ढलते ही पूरा आकाश रंगों से भर गया। बच्चे हंसते गाते इधर उधर भाग रहे थे। महिलाएं फूलों की होली खेल रही थी और बीच आंगन में खड़ा विवेक दोनों के कंधे पकड़े मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और खुशियों के थे। इस तरह विवेक, जिसने कभी गुनाह और घमंड से अपनी दुनिया उजाड़ ली थी, आज अनुपमा की गोद में नया जन्म पा चुका था। होली की इस पावन घड़ी में उसकी जिंदगी रंगों और रिश्तों से भर उठी थी। रंगों में मिल गया हर दर्द, माँ के आशीर्वाद में मिल गया हर सुख। आज से जिंदगी होली बन गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।